नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है और उसके बाद की जो स्थितियां बन रही हैं उसमें यूक्रेन को क्या मिलेगा। जहां तक जो हालात दिख रहे हैं वो बड़ा ही वैसे तो जेलेंस्की बहुत खुश हैं। आज वॉशिंगटन में जो यूरोप के नेता हैं और जेलेंस्की भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और आगे कैसे इस मामले को आगे लिया जाएगा इस पर डिस्कशन का पार्ट तो ये होगा। वैसे ऑलरेडी जो पुतिन है संजय जी, अब इस बात पे हम लगातार बात कर रहे हैं कि जिस तरह से उस मीटिंग के बाद में ही जो पुतिन का जो पहले जो जलवा है ना, कहते हैं कि उनका जो होता और ऊपर हो गया है और उस मीटिंग से अगर कोई एक विनर होकर निकला तो पुतिन होकर निकले। और उस मीटिंग में उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया था कि आप हमें पूर्वी यूक्रेन यानी कि डोनबास का जो इलाका है दे दो, युद्ध रुक जाएगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त ये थी। दूसरी शर्त जिसको लेकर के लगातार वो पुतिन जो कहते भी आ रहे हैं, रूस का एक मौका भी रहा कि नाटो का कभी मेंबर ना बने यूक्रेन, और केवल नाटो ही नहीं, यूरोप के किसी भी संगठन के साथ हाँ संगठन के साथ शामिल ना हो। और जो तीसरा एक और भी एक शर्त जो नई बात सामने आई है, वैसे तो पुरानी बात है लेकिन नई बात सामने आई है कि चाहते हैं कि जो रशिया लैंग्वेज है इसको यूक्रेन में उसको इंपॉर्टेंस मिले और उसको दूसरा जो लैंग्वेज के तौर पे उसको प्रमोट किया जाए। ये तमाम जो चीज़ें हैं, मिला जुला की स्थिति फिर वहीं पर आती है कि जो पुतिन पहले चाहते थे ऑलरेडी वो 20% जो हिस्सा है यूक्रेन पर से कब्जा कर चुके हैं। उसके बाद अब कहते हैं कि डोनबास भी दे दो। तो मिला जुला के जहाँ पर पुतिन खड़े थे वहाँ से और एक स्टेप बल्कि आगे बढ़ गए हैं। और अब यूक्रेन के सामने दिक्कत यह है कि मिला जुला की स्थिति यही लग रही है कि ट्रंप और पुतिन के बातचीत के बाद सबसे अगर कोई ठगा हुआ कोई अगर है, जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई होने वाला है तो वो है यूक्रेन। और वहाँ के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं फिलहाल बड़े खुश हो, इस बात से खुश हो रहे हैं कि अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी दे दी है। पता नहीं किस बात की सुरक्षा क्या करेगी, अमेरिका क्या करेगा, लेकिन इस बात से ही उलाहलोट हो रहे हैं बस तमाम चीज़ें। देखिए, एक बात तो पक्का मान लीजिए कि पुतिन बहुत बड़े जादूगर हैं और ट्रंप के ऊपर किसी का जादू नहीं चलता है, लेकिन पुतिन का जादू हमेशा चलता रहा है और इस बार और ज़्यादा चल गया। जबकि ट्रंप उनको इससे पहले तमाम चेतावनी और सारी चीज़ें देते रहे और इस मीटिंग के बाद जो अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई, उसके बाद जब ट्रंप वहाँ से निकले तो पूरी तरह से पुतिन के रंग में रंगे हुए थे, ये आप कह सकते हैं, है ना। दूसरी चीज़ ये कि जिस एरिया को ये मांग रहे हैं डोनबास की मांग पुतिन आज से नहीं कर रहे हैं, कम से कम पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं, क्योंकि उस पूरे जब से क्रीमिया पे कब्जा किया था उसके बाद से लगातार वो मांग रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उस पूरे के पूरे इलाके में रूसी भाषा के लोग ही रहते हैं और ये संघर्ष जो उसका है वो बहुत पुराना है। ऐसे अगर देखें तो रसिया जब सोवियत संघ नहीं बना था तब भी रसिया उसको अपने क्षेत्र पास लेना चाहता था और करीब करीब 1 सदी का इतिहास है वहाँ पे संघर्ष का। तो ये एक चीज़ हो रही है। दूसरे वो एक औद्योगिक इलाका है और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें सबसे बड़े 2 इलाके उसके हैं, लोहतस्क और दोनेत्स्क। तो ये दोनों इलाकों पे करीब करीब रसिया का कब्जा और ये माना जा रहा है कि बाकी जो 2 इलाके हैं 4 क्षेत्रों को मिला के बनता है, उसमें आधे पे ऑलरेडी रशिया कब्जा है। आधे से ज़्यादा जो खबरें आ रही हैं 80% इलाका रशिया के पास चला गया है। तो अब उसमें पूरा का पूरा वो चाहते हैं कि वो रसिया को दे दिया जाए, उसके बाद वो युद्ध रोक देंगे। और हकीकत यह है कि इस पूरे युद्ध से पुतिन को फायदा हुआ है। लंबा युद्ध इन्होंने जो चाहते थे उन्होंने पा लिया, वो सब कुछ उन्होंने पा जो लिया। अचीवमेंट जो चाहते थे, जो टारगेट था रशिया का उस पूरे युद्ध में जो 3.5 साल से ज़्यादा हो गए जो उसमें हासिल कर लिया है। और अगर कोई नुकसान में रहा है, और नुकसान ही नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान में रहा तो यूक्रेन रहा है। वो जिद थी, जेलेंस्की की जिद थी, पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने पंगे लिए थे। और जब रूस लगातार उनको धमका भी रहा था उसके बाद पंगे ले लिया और ऑलरेडी जो कहते हैं कि 1/4 हिस्सा पर कब्जा हो 20% मतलब 1/4 हिस्सा पे कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। और अभी जिस तरह की बातें आ रही हैं तो अगर डोनबास पे अगर पूरा कब्जा अगर रूस का हो जाता तो मान के चलिए कि 1/4 यूक्रेन का रूस के पास चला जाएगा, जिसकी कोशिश वो कई दशकों से कर रहा था, लगातार उसकी कोशिश कर रहा था, तो उसको तो हासिल हो गया। लेकिन जिस तरह के जेलेंस्की अभी भी पता नहीं जेलेंस्की को जो पूरी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो अमेरिका पे बहुत ज़्यादा आश्रित पहले से भी थे और अब भी दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा जादू करेंगे, लेकिन मीटिंग में साफ, अलास्का की मीटिंग में साफ दिख गया कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं नहीं टिके। वहाँ से पुतिन, जिस पर आप पुतिन पर लगातार रशिया पर आपने जो बैन लगा रखा था, अलग थलग कर रखा था, तो पुतिन चुपके से बैठे हुए थे, चुपके से भारत को तेल बेच रहे थे, चीन को तेल बेच रहे थे। आज उसको आपने इस मीटिंग से उनको रिकॉग्नाइज कर दिया। जो पुतिन जो कहीं एक तरह से कहते हैं ना कि ठीक है कमजोर नहीं थे लेकिन एक कोने में छुपे थे, उसको आपने बिल्कुल हाईलाइट और बिल्कुल सेंटर फिगर बना दिया। अब तो यहाँ से पुतिन को रोकना बहुत मुश्किल है। देखिए, पुतिन ने कहीं कहा भी है
कि यूक्रेन के साथ जब हमारा युद्ध शुरू हुआ तो हमने ये लड़ाई इसलिए भी लड़ी क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि अभी भी हम एक बहुत बड़ी ताकत है, महाशक्ति हैं। तो हमको कमज़ोर तो बिल्कुल मत समझो और हमको नज़रअंदाज भी नहीं करो। तो यूरोप के देश मिलके जो करना चाह रहे थे वो वहाँ पे रूस ने उनको दिखाया कि नहीं, अभी भी हम एक बड़ी शक्ति हैं। एक तो यह, दूसरा, अगर ये समझौता होता है तो यूक्रेन आगे से आप ये मानिए कि यूरोप के प्रभाव में नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। वो रसिया के प्रभाव में ही उसको रहना पड़ेगा, क्योंकि रसिया के साथ उसकी जो सीमा लग रही है वहाँ पे कोई फौज नहीं खड़ी होगी यूक्रेन की। रूसी भाषा को बराबर का दर्जा देना है, रूसी लोगों को बराबर का दर्जा देना है, किसी भी यूरोपीय संगठन में नहीं जाना है। नाटो तो खैर अब बहुत बीती बात हो चुकी है। तो कुल मिला के ये, और जेलेस्की के अलावा मुझको लगता है कोई और यूक्रेन का नेता होता तो ये सब नौबत आती भी नहीं, क्योंकि यूक्रेन में एक जो वहाँ की राजनीति है उसमें एक जो दूसरा सबसे बड़ा दल है वो रूसी समर्थक दल है। तो वहाँ पे दूसरी अगर सरकार आ गई तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए। यहाँ वैसे भी यहाँ पर जेलेंस्की की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है। और एक बात जो है जेलेंस्की को समझ लेनी चाहिए कि जिस सुरक्षा की वो उम्मीद कर रहे हैं शायद अमेरिका से उनको ना मिले लेकिन रूस से मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो बड़ा साफ है कि समझौता तो उनको रूस के साथ करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो जो और भी जो उनके पास है वो भी यूक्रेन पर और रशिया और मनमाने तरीके से आगे बढ़ेगा। इस बीच में जब हम बात कर रहे हैं तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिसका मतलब ये रशिया यूक्रेन वॉर बाकी पूरी दुनिया की घटनाओं से भी है। उसका मतलब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है। और ये बातचीत अहम इसलिए भी है कि अभी अलास्का में मीटिंग के बाद पुतिन भी अपनी रणनीति बना रहे हैं, भारत को अपना एक पार्टनर मानते हैं, बहुत ही डिपेंडेंट पार्टनर हैं उसके, और रूस और भारत के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। और इस मीटिंग में चूंकि भारत पर भी जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात रशिया से तेल लेने की वजह से ही जो अमेरिका कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, अब वहाँ से स्थितियाँ बदलनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो फ़ोन पे बात आज पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच में जो बात हुई है ये इसके भी काफ़ी मायने रखते हैं। उधर से चीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भारत में लैंड कर चुके हैं, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को चीन के दौरे पे जाना है। तो उस दौरे का क्या रूपरेखा होगा, क्या चीज़ें होंगी, तो मिला जुला की स्थिति आ रही है कि भारत और चीन, अब दोस्तों देखिए ये बात तो मैं बार बार कहता हूँ कि दोस्त कभी नहीं बन सकते, लेकिन जिस तरह के अभी जो हालात हैं, दुनिया का जो परिदृश्य चल रहा है उसमें भारत चीन के अगर बिजनेस पार्टनर बनते हैं और जो भी अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट होता है इनके रिलेशनशिप में तो इसका दबाव अमेरिका पे पड़ेगा। और वो चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि फिलहाल भारत की कोशिश यही है कि अमेरिका जिस तरह से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तमाम टैरिफ का डर दिखा करके और भी चीज़ें दिखा करके, उसमें भारत के लिए ज़रूरी है कि अपना लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है उसके लिए वो क्या क्या करे। तो ये बड़ा क्लियर है कि पुतिन का पीएम मोदी को फोन करना ये अपने बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। धर्मेंद्र जी, ये पक्की बात है कि जब पुतिन और ट्रंप आपस में बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो भारत पे जो उन्होंने इतना बड़ा टैरिफ लगाया, फिर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, इसकी चर्चा जरूर हुई, बिल्कुल हुई होगी। और वहाँ पे ट्रंप ने शायद उनको आश्वस्त किया होगा कि सब कुछ आने वाले टाइम में ठीक कर लिया जाएगा या ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये भी है कि जब तक सोवियत संघ था, मतलब कि आप 90 के दशक तक आप मान लीजिए, तब तक सोवियत संघ की और चीन की बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे को काफी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। और अभी भी सोवियत संघ के साथ, मतलब अब तो सोवियत संघ टूट चुका है, अब रशिया वहाँ पे आ गया है। रूस के साथ चीन का बहुत बड़ा सीमा विवाद भी है। लेकिन आप आज अगर देखेंगे तो ये दोनों देश कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। सीमा विवाद अपनी जगह है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उन्होंने समय के उस पर डाल दिया है, लेकिन साथ में चल रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि उन दोनों में अब इसके पीछे का वही फैक्टर है जो भारत के लिए है, अमेरिका। तो जिस तरह से अमेरिका दबाने की कोशिश करता है तो वहां पर रूस चीन का क्लोज होना, और अब जो हालात बने, ट्रायंगल जो बन रहा भारत चीन रशिया का जो बन रहा है, तभी ये डोनाल्ड ट्रंप को तभी बात समझ में आएगी। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यही जो रूस और चाइना के रिश्ते हो गए हैं, वो रिश्ते भारत और चीन के भी हो सकते हैं कि सीमा विवाद अपनी जगह है, वो तो समय के साथ सॉल्व होता रहेगा, लेकिन कम से कम इस समय की ज़रूरत है कि रूस, भारत और चीन मिलें, एक मिनिमम एजेंडा जो है उसको अपना शामिल करें, और अमेरिका या यूरोप जैसी जो ताकतें जो हमेशा इनको दबाने की कोशिश करती हैं, उनको किनारे रखना चाहती हैं, उसका मुकाबला करें। हाँ, वैसे मैं साफ तौर पे बता दूं आपको कि लॉन्ग टर्म में भारत और चीन दोस्त नहीं हो सकते, और जिस तरह का जो पास्ट रहा है वो तो रहा है कि चाइना पे भी भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो करंट अभी मौजूदा स्थिति जो है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमले भारत की जो बिजनेस इंटरेस्ट और उस पर कर रहे हैं, उसको लेते हुए अगर कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनती है भारत चीन के बीच में और रशिया के बीच में, इसके बीच में कॉमन फैक्टर रशिया है, और उस रशिया
लगातार कोशिश भी कर रहा है कि भारत और चीन के जो रिलेशनशिप है उसमें सुधार हो, ताकि जो ये तीन देश हैं मिल करके, जब ये तीन देश अगर एक मिल जाते हैं, एक साथ अभी मिल जाते हैं, तो अमेरिका की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ जाएंगे, और जो कि आते हुए दिख भी रहे हैं। वो किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते नहीं है कि जो तीन देश है वो कहीं ना कहीं पर एक हो, लेकिन वो मौका तो खैर ट्रंप ने खुद ही दे दिया है। जो ट्रंप चाहते हैं उसको ना चाहते हुए वो ऐसा मौका सामने वाले को दे रहे हैं, जो उनके लिए स्थितियां बहुत मुश्किल होती जा रही हैं। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने इतिहास में आज सबसे खराब दिन, जिसको कहते हैं ना, कि वो वहां पर बैठा है जहां से उसके दुर्दिन शुरू होने वाले हैं। अभी पूरी तरह से डायरेक्ट दिख नहीं रहा, उसका इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन जिस तरह से ट्रंप अगर लगातार जो हरकतें कर रहे हैं, अगर इसी पे कंटिन्यू करते हैं तो आगे चल करके अमेरिका के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। लेकिन जेलेंस्की, अब जेलेंस्की की जो हम बार बार बात करें, जेलेंस्की तो एकदम ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मैटर में, जब से आप सोचिए कि अब पूरी तरह से वो ट्रंप पर वो हो गए हैं। बहुत उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका ये वो जो बातें ऐसी कर रहे हैं जो कहते हैं ना कि वो दिल को बहलाने वाली बातें हैं। आज वैसे वहाँ जो बैठेंगे रशिया, जो यूरोपियन कंट्री के जो नेता बैठेंगे और जेलेंस्की भी डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुल मिलाकर एक सिग्नल दे दिया है, कह दिया है जेलेंस्की को, कह दिया है कि रशिया की बहुत सारी बातों को मान लो, क्योंकि अगर वो नहीं मानोगे तो यहाँ पर तो सीज फायर की कोई स्थिति बनती भी नहीं है। देखिए, दो चीज इसमें मुझको लगता है जो होगा, दोनबास तो रशिया लेगा, ऑफिशियली या अनऑफिशियली। हाँ। दूसरी चीज ये है कि हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच में ये बात जरूर हो सकती है कि नाटो का सदस्य तो नहीं बनने देगा, लेकिन यूरोप के साथ जो उसका कॉपरेशन है, सारी जो चीजें हैं, वो हो सकता है कि वो चलने दे। अमेरिका के साथ भी देखिए यूक्रेन का समझौता हो चुका है, जो तमाम रेयर अर्थ्स हैं और दूसरी जो चीज़ें हैं, खनिज वहाँ से, वो अमेरिका को मिलेंगी। तो चीज़ें ये तो है, लेकिन रूस वहाँ पे अब आश्वस्त हो सकता है कि उसको यूक्रेन से जो खतरा होने वाला था नाटो के जरिए, यूरोपीय देशों के जरिए, वो खतरा अब नहीं होगा। दूसरे, इस पूरे युद्ध के बाद रसिया का अपर हैंड हो गया है, वो उसने अपने आप को एक बड़ी ताकत बना दिया है। उसकी आर्थिक बहुत वहाँ पर प्रतिबंध लगे, लेकिन उससे भी उसका कुछ बिगड़ा नहीं। तो मुझको लगता है कि आने वाला टाइम रूस के लिए भी बड़े मुश्किल साल रहे होंगे, पिछले 2-3 साल जब से युद्ध चला। अब वो निकल आया, उसी से निकल के बाहर निकल भी आया है, और रूस मुझको लगता है बाउंस बैक कर सकता है, और व्यापारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर एक बड़ी महाशक्ति फिर से बन सकता है। वो उसी रास्ते की तरफ वही रास्ते पे है कि जैसे हमने पहले ही बात किया था पुराने शो में, कि जो सोवियत संघ, एक ज़माने में सोवियत संघ और अमेरिका पैरेलल होते थे, दुनिया की दो बड़ी महाशक्ति कहे जाते थे। तब तक चाइना का उस तरह से उभार उतना हुआ भी नहीं था, तो ये दो देश थे। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद में चीज़ें थोड़ी बदलती गई, लेकिन रशिया फिर पावरफुल तो रहा, लेकिन उस तरह की महाशक्ति नहीं बना जो सोवियत संघ के ज़माने में उसमें हुआ करता था। लेकिन जो पुतिन है, इस संकट की घड़ी में उन्होंने कुछ ऐसी रणनीति अपनाई, कुछ ऐसा कुछ किया कि जिससे आज फिर से रूस वहाँ पर आके खड़ा है, जो अमेरिका से आंखें में आंखें मिला के बात कर सकता है, अपनी शर्तों पर अमेरिका से बात कर सकता है। और वो ये दिख गया जिस तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका जो कोशिश कर रहा है, वहाँ पर जो अपर हैंड है वो व्लादिमीर पुतिन के पास है। और ये तकरीबन जो है धर्मेंद्र जी, ये ट्रंप ने भी जाहिर कर दिया है कि युद्ध रोकने की असली चाबी रूस के पास है, और रूस जब चाहेगा तो तभी युद्ध रुकेगा। मिला जुला की स्थिति यही है कि ट्रंप ने पुतिन के सामने में ऑलमोस्ट सरेंडर ही किया है। जो बॉडी लैंग्वेज भी दिखी है अलास्का में जो हुआ है, उसके बाद ट्रंप के पास बहुत विकल्प नहीं है, कम से कम रशिया यूक्रेन के मामले में तो बहुत हद तक उन्होंने भी एक तरह से इशारा कर दिया है। तो अब जो आज मीटिंग होगी यूरोपियन देश के नेता और जेलेंस्की की जो ट्रंप से मीटिंग होगी, उसमें बस मुझे लगता है कि एक रास्ता ही निकलेगा कि हो सकता है कि बहुत जल्द हम जेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग हो सकता है उसमें ट्रंप भी बैठे, जिस तरह की बातें पहले से भी आ रही है कि वो तो बैठना ही होगा, बैठना ही पड़ेगा। तो ये तीनों मिलकर जब रास्ता निकालेंगे तो शायद जो रूस यूक्रेन का युद्ध है और जिस तरह से पुतिन ने अपने आप को अपनी शर्तें आगे रखी हैं, उस पर अगर एक बीच का रास्ता कोई बन के निकलता है तभी युद्ध खत्म होगा। लेकिन इस पूरे जो दौर में है, वहाँ पर सबसे बड़े जो लूजर साबित हुए हैं वो जेलेंस्की साबित हुए हैं। आज उनकी निर्भरता अमेरिका पर पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है, उस अमेरिका पर बढ़ गई है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। दूसरा एक और होगा, धर्मेंद्र बीच में रोक रहा हूँ आपको, अगर जेलेंस्की झुकते हैं, जिसके अभी 50-50 चांस हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो ना झुकें, नहीं झुकेंगे तब भी यूक्रेन का जो नुकसान हो रहा है या नाश हो रहा है वो होगा, और अगर झुकते हैं तब भी होगा, क्योंकि उनको बहुत एरिया अपने खोने पड़ेंगे। उसके बाद यूक्रेन इसीलिए बने वो सबसे बड़े लूजर हैं, दोनों हाथ से। यूक्रेन में उनको लेके एक बहुत बड़ा असंतोष होगा, तो उनके लिए तो मुझको लगता है कि वो लूजर ही हैं। उनको चीज़, उनके हाथ से चीज़ें निकलनी है, उनके लिए खराब या टेस्टिंग
बड़ा चैलेंजिंग टाइम आने वाला है। चैलेंजिंग टाइम आने वाला है। तो इस पूरे खेल में यहाँ पर यही हो रहा है कि पुतिन ट्रम्प अपना अपना जो भी था एजेंडा उन्होंने आगे लेके चले गए, आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर जो ठगे गए हैं, यहाँ पर जो बैकफुट पर हैं वो जेलेंस्की हैं, जिनके सामने अब बहुत सारे उनके सारे मेरे हिसाब से सारे रास्ते उनके बंद हो चुके हैं। अब उनको पुतिन के साथ बैठ करके एक जो कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ वाली जो चीज़ है, सीज़ फायर का ऑफिशियली एक्सेप्ट करने वाली बात है। अदरवाइज वो और भी अपना यूक्रेन की जो और भी धरती है वो पुतिन उस पर कब्जा कर लेंगे, रूस उस पर कब्जा कर लेगा और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात तो बड़ा साफ दिख गया, अभी तक भी नहीं कर पाया, आगे भी नहीं कर वो पाया। तो साफ है, अमेरिका ने कह भी दिया है। तो ये आज जो अमेरिका वाशिंगटन में जो मीटिंग होने वाली है पुतिन के ट्रम्प के साथ में, जो यूरोपियन कंट्री के नेता और जेलेंस्की का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके इससे हो सकता है कि अगला जो बैठक हो उसमें जेलेंस्की, पुतिन और ट्रम्प के बीच में उसका कोई रास्ता निकले, तभी सीज फायर वाली स्थिति बनेगी। लेकिन अभी तक फिलहाल यही दिख रहा है कि पुतिन और यूक्रेन का जो युद्ध है सीज फायर की तरफ बढ़ता दिख रहा है। तो हमारी भी इस पूरी तमाम घटनाओं पर नज़र बनी रहेगी, आप भी बनाकर रखिए। और अगर अब तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।